गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंदिरा क्लासेस। जैसा कि आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट लेखपाल और मंडी परिषद लोअर पीसेस में जो हिंदी आनी है वो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मैंने यूपीट्रिपल के जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके थ्रू जो भी मतलब लेखपाल हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, मंडी परिषद हो गया ना, लोअर पीसीएस हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ हो गया, तो उनमें हिंदी भी आती है। तो हिंदी में सबसे जो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है वर्णमाला। पहले वर्णमाला से पहले एक छोटा सा ये चैप्टर है। ये है व्याकरण के अंग। व्याकरण के अंग देखिए, ऐसा पूछा भी गया क्वेश्चन कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, है ना। तो वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास तीन होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। तो अब देखिए व्याकरण के तीन अंग होते हैं, उनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तीन है, तीनों को इसके बाद हम लोग वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। इसके बाद वर्ण, क्योंकि ये जो भी जो पहला आता ही है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द साधन और वाक्य विन्यास, ठीक है। तो चलिए देखिए, वर्ण विचार किसे कहते हैं। वर्ण विचार की परिभाषा देखिए। वर्ण विचार, वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार, ठीक है। वर्ण विचार वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण और वर्णों के मेल से बने शब्दों के अध्ययन से संबंधित हैं, ठीक है। वर्ण विचार क्या होते हैं। वर्ण विचार वर्णों के आकार, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के मेल से बने हैं, मेल से बने शब्दों के अध्ययन से संबंधित हैं, ठीक है। अब शब्द साधन की परिभाषा देखिए क्या है। ये जो मैंने परिभाषाएं लिखाई हैं ये एक बार आप लोग देख जरूर लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। शब्द साधन, शब्द साधन क्या होता है। शब्द साधन के अंदर के शब्दों का वर्गीकरण होता है। शब्द साधन में शब्दों का, वर्ण विचार में वर्ण विचारों का, वाक्य विन्यास में वाक्य के अवयवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन कराता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ने व्याकरण के तीन अंग पढ़े, ये पूरे व्याकरण के तीन अंग कौन से होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कैसा पूछता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। व्याकरण के तीन अंग होते हैं, एक वर्ण विचार, एक शब्द साधन और एक वाक्य विन्यास, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला से, ठीक है। वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला देखिए, इसकी परिभाषाएं देख लीजिए आप लोग, क्योंकि ये थ्योरी बेस पे भी पूछ लेता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे देगा, वर्णमाला कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप लोग इसकी परिभाषा अच्छे से पढ़ लीजिए बढ़िया से, कि मतलब आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ताकि आप लोगों से वो छूटे मत। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी जा चुका है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं 52 मानक वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्णमाला, अब देखिए ये है वर्णमाला में वर्णों की व्यवस्था उच्चारण के आधार पर होती है, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल। वर्णमाला में पहले स्वरों के को स्थान मिलता है, क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है। अच्छा, स्वर क्या होता है। स्वर की परिभाषा क्या है, क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं, ये बिना किसी की सहायता से बोले जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दिया ना, वर्णमाला में पहले हम लोग स्वरों को स्थान मिलता है, क्योंकि उनका स्वतंत्र उच्चारण होता है, तथा फिर स्वरों की सहायता से उच्चारित व्यंजनों को स्थान मिलता है। मतलब जो व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब देखिए स्वर दिया गया है। स्वर, स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या कितनी है। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। तो देखिए इसकी एग्जांपल देखिए, स्वर कितने हैं, 11। अब स्वर देख लीजिए कौन कौन से। आ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ओ और औ, ठीक है। अंग और आहा, मतलब इनका प्रयोग हम लोग स्वरों के बाद, इनका प्रयोग जो होता है स्वरों के बाद होता है। ये आयोग वाह भी होते हैं, ये दोनों आयोग वाह कहलाते हैं। और ये विसर्ग होता है और ये अनुस्वार होता है, ठीक है। अब व्यंजन देखिए। स्वर की परिभाषा क्या थी। मतलब इनको किसी की आवश्यकता नहीं होती, ये किसी पर निर्भर नहीं होते, ये अकेले ही काफी, मतलब इनको किसी की सहायता नहीं, स्वतंत्र उच्चारण होता है इनका। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा उरी ए ओ, इनको किसी की सहायता नहीं होती, यही स्वर होते हैं, ठीक है। 11 स्वर होते हैं। ये देखिए, अब व्यंजन पे आते हैं हम लोग। व्यंजन, व्यंजन देखिए क्या है।
व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोले जाएं, ठीक है। जैसे अब एक नोट करके ये इधर इधर लिख लीजिए आप लोग। पहले जिनमें भी व्यंजन बिना हलंत के हैं उनमें स्वर ध्वनियां विद्यमान नहीं रहती। जैसे देखिए, अब देखिए ये इसमें व्यंजन की परिभाषा क्या आती है कि इसके में स्वरों की आवश्यकता होती है। जैसे स्वर क्या, जैसे का बोलेंगे आप, जैसे का बोला आपने, तो देखिए का में देखिए, ये देखिए का में, जैसे ये का है, अब इस का में का प्लस आ, ये आ रहा है, का में आ, हम लोग जैसे बोलते हैं का, खा, खा प्लस का, खा में आ वर्ड निकल रहा, गा, घा, अंगा, अंगा मतलब ये सब स्वर है ना, इसमें स्वर की स्वर का उच्चारण हो रहा है। जैसे चा, चा में आ रहा, छ, ज, झा, आ रहा है, तो इसमें ये स्वर की सहायता से बोली जाती है। इसीलिए व्यंजन की परिभाषा क्या है कि स्वरों की सहायता से ये उच्चारित होते हैं, ठीक है। ये इसको ये इसको नोट जरूर कर लीजिएगा जो मैंने नोट किया है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए क्या था, ये का हलंत लिखा, इसका अर्थ है कि का जो ये हलंत लगा हुआ व्यंजन में स्वर ध्वनियां नहीं होती। इसमें जो हलंत वाले जो होते हैं, जैसे का में हलंत लगा है, माँ में हलंत, तो इसमें स्वर ध्वनियां नहीं होंगी। फिर जो बिना हलंत के होंगे वही उसमें ही स्वर होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें स्वर, इसमें है ना स्वर, का में आ लगा है, खा में इसमें हलंत नहीं लगा हुआ, गा में आ रहा, हम लोग गा बोल रहे तो उसमें आ वर्ड आ रहा है बस। अंतस्थ देखिए क्या होते हैं, अंतस्थ ये लिखा है, या रा ला वा, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। उष्म व्यंजन देखिए क्या होते हैं, उष्म व्यंजन शा शा हा, ठीक है। उच्चित क्या होते हैं, डा और डा, उच्चित जिसमें ये नीचे बिंदी होती है, डा और डा के इसके ये होते हैं, यही उच्चित होते हैं, ठीक है। इनको नवीन व्यंजन भी कहते हैं, नवीन व्यंजन, नव, ठीक है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है, छात्र ज्ञ री, मैंने नवीन बोला तो इसको लिख भी लीजिएगा आप लोग। जो मैं एक्स्ट्रा बोलूँ वो आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए भाषा, अब एक ये देखिए इसकी परिभाषा, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। भाषा क्या है, विचारों का अगर भाषा की परिभाषा पूछेगी, भाषा क्या, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम है जो ध्वनियों के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती हैं। ध्वनियां तंत्रियों, ध्वनियां स्वर, देखिए इसकी परिभाषा दी गई है। ध्वनियां स्वर क्या होती हैं, ध्वनियां स्वर तंत्रियों में कंपन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनियां स्वर क्या होती है, कंपन तंत्रियों में कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। ध्वनियां सदैव कंपन से उत्पन्न होती है, ये याद रखिए, ध्वनियां सदैव क्या होती है, कंपन से उत्पन्न होती है। अब आगे देखिए स्वर तंत्रियां क्या होती है, स्वर तंत्रियां, ठीक है। स्वर तंत्रियां क्या है, हमारे फेफड़े से निकली वायु कंठ में मौजूद स्वर, हमारे फेफड़े से हमारे फेफड़े से निकली वायु हमारे फेफड़े से निकली वायु कंठ में मौजूद स्वर तंत्रियों से टकराकर उनमें कंपन करती हैं तथा उस कंपन से वर्ण उत्पन्न होते हैं, है ना। उस कंपन से क्या होते हैं, वर्ण उत्पन्न होते हैं, यही स्वर तंत्रियां होती है। स्वर तंत्रियां जो कंठ से, मतलब जो हमारे फेफड़ों से निकली वायु कंठ में मौजूद स्वर तंत्रियों से टकराकर उनमें कंपन करती हैं तथा उस कंपन में वर्ण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ये देखते हैं, उच्चारण स्थान देखते हैं इनका। मुगुआ के अलग अलग स्थानों से अलग अलग वर्ण उच्चारित होते हैं, इन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। देखिए अब उच्चारण स्थान हम लोग देखते हैं, इसका उच्चारण स्थान देख लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, है ना, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये सब। अब इसको देखिए, इसके पूरा ये देख लीजिए आप लोग। ये पूछा भी जाता है कि कौन सा इसमें से कंठ तालव है, कौन सा कंठ है, ठीक है। छोटा आ और बड़ा आ ये स्वर भी है, ठीक है। और इसके बाद देखिए व्यंजन क्या है, का, खा, गा, घा, अंगा और हा को हम लोग काकल्य वर्ण कहते हैं। काकल्य वर्ण क्या होते हैं, जो कंठ से थोड़ा नीचे होते हैं, जो कंठ होता है कंठ से थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। तालु, तालु में छोटी ही और बड़ी भी आता है, और ये स्वर भी है, च, छ, ज, झ, इया, या और शा भी आता है। ये देखिए तालु, ध्यान से देख लीजिएगा तालु में क्या क्या कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये ई, च, छ, ज, ये अच्छे से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। मूर्धन में क्या होते हैं, मूर्धन में री, ये भी स्वर टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, शा, ठीक है। दंत में क्या होते हैं, दंत में ता, था, दा, धा, ना, स, र, ल। स, र, ल को हम लोग क्या कहते हैं, वत्स, वत्स भी कहते हैं, जो मसूड़े से टच होके बोलते हैं। जैसे सा बोलिए, जो जो ये जीभ है ये इस मसूड़े से टच होगी, सा, सा, रा, ला, ऐसा होता है ना। तो ये मसूड़े से टच होता है।
तो ओष्ठ में क्या होते हैं? ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है? और कंठ तालव देखिए, कंठ में कंठ प्लस तालु से जो बनते हैं, जिस जो ए और ए, ये पूछा गया कि कंठ तालव वर्ड कौन से होते हैं, कंठ तालव व्यंजन कौन से होते हैं, ये दिया हुआ है ए और ए। कंठोष्ठ में कंठ और ओष्ठ दोनों होता है, ओ और ओ। दंतोष्ठ में दंत और ओष्ठ दोनों होता है, जैसे कि वाह, है ना। मानक, अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये इसको भी लिख लीजिएगा नोट करके। मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 13 है और एवं व्यंजनों की संख्या 39 है। लेकिन ये मानक वर्णमाला बोल रहा है ना, इसका ये शब्द समझिएगा, मानक वर्ण। अब इसके आगे हम लोग कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहले आप लोग इसको अच्छे से पूरा पढ़िएगा। मैंने जैसे ये समझाया कि ये पूरा उच्चारण स्थान पे क्या होता है, कंठ तालु, दंत मूर्धन्य ओष्ठ, कंठ तालव, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। और ये जो मैंने बोला कि मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13, ये कल हम आपको पूरा बताएंगे कि स्वर की संख्या मानक वर्णमाला में कितनी है, व्यंजनों की 39 है, ये पूरी बताएंगे गिन के कि ये देखिए 39, ये 13 है। ठीक, तो फिर हम लोग इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद जब रिवाइज करके आएंगे तब इसके आगे का आप लोग समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।